14 जून 2026 की एक शांत सुबह। रविवार का दिन था। नेपाल का विराटनगर शहर अपनी ही धुन में था। ट्रैफिक चौक के पास बने शुभम होटल के एक बंद कमरे में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। प्रिंस के दोस्त प्रिंस के घबराहट की हालत में अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब सबकी पहचान होती है तो नेपाल से लेकर बिहार के पटना तक हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वो कोई आम लड़का नहीं था। वो थे पटना की मशहूर ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव। नमस्कार दोस्तों, आज कहानी बिहार के उस सबसे बड़े कोचिंग विवाद जो अब एक बेहद डरावने और दुखद मोड़ पर आ खड़ा है। सवाल ये है कि आखिर प्रिंस यादव नेपाल में क्या कर रहे थे, उसके पीछे बिहार पुलिस क्यों पड़ी थी। दरअसल इसके लिए हमें जाना होगा 2 जून 2026 की उस काली रात में, जब पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी बवाल हुआ। पोस्टर और बैनर के मामूली विवाद, कोचिंग के गार्ड्स आपस में भिड़ गए, पथराव हुआ और फायरिंग तक की बात सामने आई। इस हंगामे के बाद खान ग्लोबल स्टडी के स्टाफ की शिकायत पर कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज होती है। इस केस में रोशन आनंद सर और उसके छोटे भाई प्रिंस यादव को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। गिरफ्तारी के इसी डर से प्रिंस अपने 5 दोस्तों के साथ नेपाल चले जाते हैं और विराटनगर के शुभम होटल में ठहरते हैं। लेकिन 13 और 14 जून के दरमियान रात करीब 11 बजे अचानक प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लगती है, सांसें भारी हो जाती है और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली जाती है। अब यहाँ से कहानी में 2 अलग अलग पहलू सामने आते हैं। नेपाल की मोरंग जिला पुलिस जब जांच शुरू करती है तो कमरे से एपिलेप्सी यानी मिर्गी की दवाइयाँ और 3 अहम दस्तावेज मिलते हैं। हालांकि दस्तावेज के अभी खुलासा नहीं हुआ है। प्रिंस के साथ मौजूद उसके सबसे करीबी दोस्त अंकित का एक बयान सामने आता है जो इस पूरी घटना को एक अलग मोड़ देता है। चलिए देखते हैं हालांकि अंकित ने क्या बताया। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है तो बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललटू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो हुआ कि मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी एक क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अति करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों जो करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था। तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था। और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि इसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी का मतलब सेक्रेटरीज का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। प्रिंस को पहले से मेंटल का इलाज चल रहा था। उसे पहले भी 2 बार अटैक आ चुका था। वो 5-7 दिन से सो नहीं पा रहा था। कल जब दवा खाई तो वो आराम से सो रहा था। अचानक रात में उसकी सांसें भारी होने लगी। हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई।
उसे कोई मारा नहीं है। हम उसके पक्के दोस्त हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा अंकित ने एक वीडियो के माध्यम से बताया। एक तरफ पुलिस इसे बीमारी से हुई मौत मान रही है, तो दूसरी तरफ पटना सिविल कोर्ट से जमानत पर रिहा होते ही रोशन आनंद सर ने एक ऐसा दावा किया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। रोशन सर ने सीधे सीधे खान सर पर अपने भाई की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। चलिए अब देखते हैं कि रोशन आनंद सर ने क्या बयान दिया। जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई। फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप किस दोनों ने मिल करके हमारी भाई की हत्या करवाई है। मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। रोशन आनंद सर का बयान फैजल खान यानी खान सर और किसान कोल्ड स्टोर्स के मालिक RS प्रसाद ने साजिश रचकर मेरे भाई की हत्या करवाई है। जब मैं बाहर था तब मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं जेल चला गया उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया। ये बयान रोशन आनंद सर ने बताया जब जेल से रिहा होकर के निकले। इस आग में घी डालने का काम किया राजनीति के जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने सीधे खान सर को घेरा और कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, यह हत्या खान सर ने ही कराई है। तो चलिए अब देखते हैं कि तेज प्रताप यादव ने खान सर पर आखिर क्या आरोप लगाए और इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा। हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है, इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकते। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। लेकिन इस सभी आरोपों और चर्चाओं के बीच खान सर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए। जब चारों तरफ से उंगलियां खान सर पर उठने लगी तो खान सर का भी एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो बेहद भावुक दिखे। उन्होंने प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि दी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। तो चलिए अब देखते हैं कि पूरे मामले में खान सर ने क्या कहा और प्रिंस यादव की मौत को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए या फिर ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखे। जब न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीजें क्या हैं और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और सबसे ज्यादा जो अजीब सा चीज लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीजें, इतनी अमानवीयकृत कैसे कोई कर सकता है। तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो
कि अलग अलग चला रहे हैं। कृपया करके न्यूज वालों से भी हाथ जोड़कर विनती है। कोई कहता है कि मिर्गी की दवा खाई, एक दूसरा न्यूज देखो तो कोई कह रहा है कि सर आप क्या मिर्गी की दवा कहाँ से थी, कहाँ से लाया गया। इसकी जांच पुलिस सार्वजनिक करे इस मामले को। और जो न्यूज में चल रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सबसे जरूरी चीज है कि उन 5 लोग कौन कौन से थे, वो उनको नाम सार्वजनिक किया जाए, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर कौन थे। दोस्त के रूप में कोई और तो नहीं था। ये तीसरा एंगल कोई हो भी सकता है, इसमें इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया गया, एक गार्ड का मैटर था, अपना सॉल्व हो जाता इसको। खान सर का बयान सुनकर दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे मुश्किल वक्त नहीं हो सकता। भगवान उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से परिवार के साथ है और इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये खान सर ने बताया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में सच क्या है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नेपाल पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। जब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती, हमें किसी भी तरह की मनगढ़ंत कहानियों से बचना चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल हमारे सामने छोड़ दिया है। 2 शिक्षकों की आपसी कंपटीशन, कोचिंग चलाने की कंपटीशन इस हद तक कैसे पहुंच गया कि एक हंसते खेलते परिवार का 24 साल का जवान बेटा दुनिया से चला गया। रोशन आनंद सर व्यक्तिगत रूप से एक बेहद शालीन और बेहतरीन शिक्षक हैं। खान सर को भी देश का बच्चा बच्चा प्यार करता है। पटना हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप लोग शिक्षक हैं, आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रखिए, न कि किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो जाइए। आज के सफर में वो छात्र सबसे ज़्यादा परेशान हैं जो इन गुरुओं को अपना आदर्श मानते हैं। इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद बात यह है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक भाई ने अपना छोटा भाई खो दिया और हजारों छात्र जो शिक्षा के लिए इन शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं, वे इस पूरे विवाद को लेकर हैरान हैं। अब सभी की नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे है, क्योंकि वही तय करेगी कि यह मौत प्राकृतिक थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।